Okay, if you remember last time we talked about the collapsing of lungs. तो हमने बताया था कि अगर लंग जो होता है उसमें कोलैप्स कैसे हो जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड नीमोथोरैक्स। तो हम नीमोथोरैक्स बोलते हैं। कैन यू टेल मी, जो ये पॉइंटर है माउस का, इज इट विजिबल टू यू? Okay, that's visible. Okay. So last time, if you remember, I said that pneumothorax, the condition where we are getting collapsed lung, as it's shown here. And last time, one of the girls asked about this question, that ये नेगेटिव प्रेशर कैसे होता है इसमें। तो अगर आपको याद होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज 760 mmHg है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो our lungs are directly in contact with that air। तो हमारे लंग्स का भी प्रेशर सेम ही होता है एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल एयर। तो इट वुड बी 760 mmHg। बट व्हाट हैपन्स अगर आप उसके बाद देखोगे, देयर इज अ कैविटी को बोलते हैं, दैट लेट मी वन मोर, we'll talk about this structure first, कि कैसा होता है हमारे लंग का स्ट्रक्चर। अब आपको पहले याद होगा, जो एक्सटर्नल वॉल होता है हमारे लंग्स के ऊपर, वी कॉल दैट एज थोरेसिक वॉल। में आपकी रिब्स आती हैं, सारी मसल्स आती हैं, दैट्स कॉल्ड थोरेसिक वॉल। उसके बाद आता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, प्लूरल कैविटी, और इसको प्लूरल सैक भी कैविटी। And it's covered by, you can say, kind of a membrane, a parietal pleura or visceral pleura। इसकी जो अंदर वाली ये परत होती है उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा, और जो बाहर वाली होती है उसको बोलते हैं सॉरी प्लूरल parietal pleura। ठीक है, विसरल प्लूरा एंड parietal pleura, and that cavity is filled with the intrapleural fluid। इसमें intrapleural fluid भी present होता है। तो इसी की बात कर रहे हैं हम, जो ये कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी, इसी में नेगेटिव प्रेशर होता है, और इसी नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो आपका लंग है वो कोलैप्स नहीं होता है। तो इफ बाय सम मींस अगर कहीं पे होल हो जाएगा हमारी कैविटी लंग्स में, दैट कुड बी, अगर वो होल सिर्फ हमारे एक्सटर्नल थोरेसिक वॉल में भी होगा, उससे भी फर्क पड़ेगा। मैं बता रहा था अभी। तो जो ये नेगेटिव प्रेशर होता है, द प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी, एज आई सेड लास्ट टाइम, इज always less than the pressure in the lungs, causing a negative pressure which sticks the lungs to the pleural sac। उस वजह से जो ये लंग है ये स्टिक हो जाता है विद thoracic wall, अदरवाइज ये कोलैप्स हो जाता अगर वो नेगेटिव प्रेशर पे नहीं होता। तो अगर इफ यू विल पोक ए होल इनटू द चेस्ट वॉल, व्हाट विल हैपन, अगर यहाँ का प्रेशर है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 756 है यहाँ का प्रेशर, तो डिफरेंस कितना हो गया, -4। तो -4 इसका प्रेशर होता है, प्लूरल कैविटी का प्रेशर होता है -4, यानी डिफरेंस होती है, डिफरेंस इज -4, दैट नेगेटिव प्रेशर। अगर आप देखोगे बाहर चेस्ट वॉल का भी जो प्रेशर है वो 760 का, अंदर भी 760। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर फॉर एग्जांपल इफ यू विल पोक ए होल इनटू द चेस्ट कैविटी, व्हाट विल हैपन, जो एक्सटर्नल एयर है दैट विल कम डायरेक्टली टू द, वो इस प्रेशर की यू कैन से कांटेक्ट में आ जाएगा, बाहर के प्रेशर में ये कांटेक्ट में आ जाएगा, एंड दैट प्रेशर इज 760। तो 760 यहाँ का भी प्रेशर हो जाएगा अब, और जो आपकी प्लूरल कैविटी है उसका भी प्रेशर 760 हो जाएगा।
तो उसकी वजह से क्या होगा, यानी तीनों जगहों का जो प्रेशर है वो 7 जाएगा, उसकी वजह से आपका लंग कोलैप्स जाएगा। दैट एज आई सेड लास्ट टाइम, ये कभी कभी कंडीशन होती है इन चिल्ड्रंस में, उनका जो लंग्स है प्रीमैच्योर बर्थ जब होती है, their lungs are not properly developed at that time, and at that time they should be given external support, so that यहाँ से हम ज़्यादा ज़्यादा जब एयर देंगे तो ये लंग कोलैप्स नहीं होता है। इन द मीन टाइम कुछ टाइम के बाद उनका जो लंग है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाता है, फिर एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दैट कंडीशन, एज आई सेड लास्ट टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, नीमोथोरैक्स। ओके, नाउ आफ्टर दिस we'll come to the another topic, that is कि जो हीम होता है हमारा, स्ट्रक्चर क्या होता है। और आपको याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, कि जो हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन कैरी करता है द ब्लड, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड में। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारी आरबीसी। तो आरबीसी का मेन रोल यही, दैट इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट हार्ट से कहाँ जाता है, देन इट गोज टू द सिस्टमिक कैपिलरीज, सिस्टमिक कैपिलरी से आपके चला जाता है टिश्यूज में से, आपकी वेन्स में चला जाता है, वेन पल्मोनरी वेन में फाइनली जाता है, और पल्मोनरी वेन गोज टू द लंग्स, और वहाँ से फिर से वो फिर ऑक्सीजनेशन हो जाती है। ओके, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम विल टॉक अबाउट दिस। लेट्स टॉक अबाउट द हीम स्ट्रक्चर फर्स्ट। यू मस्ट हैव सीन दिस स्ट्रक्चर बिफोर। तो कैसा होता है ये स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स द पायरोल रिंग। तो ये जो रिंग यहाँ पे है कॉल्ड द पायरोल रिंग। हाउ मेनी पायरोल आर प्रेजेंट, हीम मॉलिक्यूल is 4, 1 2। so this is the structure of the, इसका स्ट्रक्चर है हीम का। और जब इसके साथ आयरन अटैच नहीं होगा, एट दैट टाइम वी कॉल दिस एज प्रोटोपोरिफायरिन, प्रोटोफायरिन बोलते हैं उस टाइम उसको, ठीक है। और इस वाले पूरे ग्रुप को यहाँ पे बोलेंगे हीम। और ये जो इसका ये स्ट्रक्चर है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं पायरोल रिंग, एंड द फोर पायरोल रिंग प्रेजेंट इन द हीम मॉलिक्यूल। नाउ जब इस हीम के साथ एक प्रोटीन चेन, या आप कह सकते हो प्रोटीन बाइंड होता है, प्रोटीन एक चेन इसके साथ अटैच हो जाती है, तो फिर ये बनाता है एक चेन बनाता है, हीम प्लस ग्लोबिन साथ होता है, तो वो हीमोग्लोबिन बनाता है फिर। बट इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, इन वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, दिस इज द वन चेन, एंड एक तो ये पायरोल रिंग होगा और इसके साथ एक पेप्टाइड यू कैन से चेन अटैच होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, ये एक चेन होगी। ऐसी ही चेन्स 4 प्रेजेंट होंगी, और यू कैन से 4 पेप्टाइड क्या बोलेंगे, 4 ऐसे ही मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके साथ एक एक पेप्टाइड प्रोटीन अटैच होगा, ग्लोबिन अटैच होगा, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन। एक तो ये हीम होगा और प्रोटीन होगा, ग्लोबिन बन। लेकिन आपको इतना ही याद नहीं रखना है, ये स्ट्रक्चर और एक प्रोटीन चेन हीमोग्लोबिन बनाएगी। नाउ आपको ऐसे 4 स्ट्रक्चर लाने हैं, देन दैट विल कंप्राइज द वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। और आपको याद रखना है, जो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन्स के साथ बाइंड होता है, बाइंड्स टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होते हैं, लेकिन 4 चेन्स। नाउ डिपेंडिंग ऑन दैट कौन सी चेन इसमें प्रेजेंट होगी, ग्लोबिन की कौन सी चेन प्रेजेंट होगी, that hemoglobin can be divided into different types. Like you have HbA1, the one type that's usually found in the adults. If I will take your RBC, I will take hemoglobin from your RBCs, that will be of the type HbA1. उसमें क्या होता है, उसमें present होती है 2 alpha chains and 2 beta chains. Now ये जो प्रोटीन पार्ट इसके साथ अटैच होता है, ये हो सकता है, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इट कैन बी ऑफ अल्फा टाइप, इट कैन बी ऑफ बीटा टाइप, इट कैन बी ऑफ गामा टाइप, एंड इट कैन बी ऑफ एप्सिलॉन टाइप। तो डिपेंडिंग ऑन दैट ग्लोबिन चेन जो इसके साथ अटैच होगी, प्रोटीन जो इसके साथ अटैच होगा, आपका जो हीमोग्लोबिन है, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक HbA1, HbA2 एंड HB। HbA1 का मैंने बता दिया आपको, उसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स होंगी, तो वी कॉल दैट एज अल्फा, सॉरी HbA1 हीमोग्लोबिन। A स्टैंड्स फॉर द अडल्ट, तो अडल्ट में पाया जाता है ये टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। नाउ द अदर टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इज HbA2, इसमें 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा चेन्स प्रेजेंट होती है, ये वाली चेन्स, ठीक है। So 2 alpha and 2 delta chains will be present in case of HB. And there is one more type of hemoglobin that's called HbF. HbF, यहाँ पे F stands for fetal hemoglobin, and it's in that you will find the chains of 2 alpha and 2 gamma. If you see all the 3 types of the hemoglobin types, अल्फ़ा इज़ द सिमिलर, यानी अल्फ़ा चेन आपको मिलेगी ही मिलेगी, अल्फ़ा 2 चेन्स उसमें प्रेजेंट होंगी। जैसे मैं आपको दूसरी डायग्राम में दिखाता हूँ यहाँ पे, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये एक है आपका दिस इज़ द हीम ग्रुप, आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप, और इसी के साथ जब एक प्रोटीन चेन अटैच होती तो वही बनाता है हमारा हीमोग्लोब। लेकिन but we should have 4 chains of this. यहाँ पे अगर आप देखोगे, this is the one chain, this is the second chain, this is the third chain, and this is the fourth chain. You have alpha 1, or you can say alpha chain, यहाँ पे alpha की 2 chain, then you have beta, ये भी beta chain, ये भी beta. So it's a type of HbA1 और HbA भी इसको बोलते हैं, HbA type of hemoglobin. तो अगर आप देखोगे, it's attached with the 4 oxygen molecules, one is here, okay, और इसे 2 molecules bind हो जाते हैं, तो टोटल 4 ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाते हैं हीमोग्लोबिन में। तो दिस इज़, यहाँ पे जो इसने दिखाया है, दिस इज़ द हीम ग्रुप के बीच में दिखाया, और इसी के साथ फिर ऑक्सीजन अटैच हो जाता है। दीज आर द साइट्स वेयर एक्चुअली ऑक्सीजन गेट्स अटैच्ड टू इट। ओके, और एक चीज़ आपको जो याद रखनी है कि जो यहाँ पे आयरन होता है, आयरन जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन दिस हीम मॉलिक्यूल, तो ये क्या, दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ फेरस आयरन, ये फेरस की फॉर्म में होता है। If it will be converted into the ferric form, it no longer remain functional. तो अगर आपको कोई कभी question, what form of iron is present in our hemoglobin molecule, so you have to tell them that it is the ferrous form, not the ferric form. Ferric form, ferrous is 2 positive and ferric is 3 positive, and this ferrous form is the only form which binds the oxygen. And you have to remember that as well, that how many sites are present in one hemoglobin molecule to connect or with the oxygen. It's 4 sites present होती है
एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल और उन 4 जगहों पे ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है. ओके, ऑलराइट, नाउ we'll talk about the gaseous exchange. How does that actually occur in our body? कैसे होता है? तो first of all you have to remember कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं. एक द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जाता है लंग्स में जाता है. देन लंग्स पे वहाँ पे क्या होगा, यू हैव कैपिलरीज अवेलेबल देयर. और कैपिलरीज क्या करते हैं, कैपिलरीज में आपका जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाएगा. व्हाट विल हैपन टू दैट ऑक्सीजन, इट विल गो थ्रू द कैपिलरीज, द लेफ्ट लंग में चला जाएगा आपका या ब्लड आप बोल सकते हैं जहाँ वहाँ से आता है. देन फ्रॉम द लेफ्ट हार्ट इट पम्प्ड आउट एंड गो या आप सिस्टमिक सर्कुलेशन जाएगा ये. वहाँ से फिर टिश्यूज़ में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा एंड द ऑक्सीजन विल राइज्ड. और उसके बाद यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा दैट विल टेकन अप इन द वेन्स. वेन्स कैपिलरीज में ही पहले जाएगा, उसके बाद वेन्स में चला जाएगा. देन इट विल गो टू द लेफ्ट सॉरी राइट हार्ट में चला जाएगा, राइट पोर्शन ऑफ योर हार्ट. उसमें जब चला जाएगा इट विल बी पम्प्ड टू द लंग्स अगेन. और लंग्स में से फिर इट पम्प टूवर्ड्स द लंग्स, तो फिर ये यहाँ हार्ट से फिर से चला जाएगा लंग्स की तरफ. वहाँ से ये फिर इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है वो ज़्यादा होगा इसमें वेनस ब्लड में, तो वो बाहर डिफ्यूज हो जाएगा. विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल लेटर स्लाइड्स. तो यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, वेंटिलेशन और गैस एक्सचेंज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड एयर सैक्स alveoli इन द लंग्स. दैट्स ओके. तो आई सेड ऑल दीज थिंग्स, जो ये स्टेप्स होते हैं मैंने आपको बता दिए कि क्या होता है. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पहले अंदर जाएगा, देन इट विल गो टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ योर लंग्स. लेफ्ट पार्ट लंग्स से फिर क्या होगा, इट विल गो टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. वहाँ से आपकी सारी बॉडी को यानी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो अगेन दैट विल बी टेकन अप इन द कैपिलरीज. वो फिर राइट हार्ट में चला जाएगा. राइट हार्ट से फिर वो थ्रू कैपिलरीज लंग्स में फिर से चला जाएगा. वहाँ पे जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट या कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर है, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का, वो ज़्यादा होगा. और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल बी डिफ्यूज्ड आउट in the lungs, or that will be expired later. ठीक है. So this is the overall flow कि कैसे होगा, कैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है. अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने डिटेल में बोला था आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे निकलता है हमारी सेल्स में, एंड हाउ डू वी यूज़ ऑक्सीजन और बॉडी. यहाँ पे अगर देख सकते हो देयर इज अ रिएक्शन, फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एटीपी. अगर आपको पता होगा मैंने ग्लाइकोलिसिस की बात की थी, मैंने क्रब्स साइकिल की बात की थी, इस साइकिल की बात की थी. देन आई टॉक्ड अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. आई हैव गिवन यू दैट बिग पिक्चर एट दैट टाइम कि कहाँ पे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है. और जो इलेक्ट्रॉन्स इन द मीन टाइम जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनका क्या फेट होता है, एंड हाउ डू वी हार्नेस दैट एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर जनरेटेड थ्रू दीज यू कैन प्रोसेस या ग्लाइकोलिसिस में या डीसी साइकिल में जो आपके इलेक्ट्रॉन बॉक्सेस जनरेट होते हैं उनकी एनर्जी हम कैसे हार्नेस करते हैं. तो ऑक्सीजन उनका टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वहाँ पे. That's why you are showing this reaction like this. Food plus oxygen gives us carbon dioxide and water plus ATP. Okay, I hope this is clear now. Let's go to the next part.
Okay, so this is you can say the structure जो alveoli होते हैं. Last time I told you that we have about 500 million alveoli in our lungs, and those are around surrounded by these capillaries. That the capillary beds are present throughout the alveoli. ये हमारा दिमाग भी कहता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन है, और दोज कैपिलरीज शुड बी थिन वॉल्ड एज वेल, क्योंकि वहाँ उनमें से डिफ्यूजन हो जाता है, और यू आर गेटिंग दैट प्रोसेस, उसकी वजह से फिर वो प्रोसेस जो आपका एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है वो उसकी वजह से होगा. इफ़ दोज कैपिलरीज विल बी नॉट इन अबेंडेंट, तो एफिशिएंट जो गैस एक्सचेंज है वो नहीं होगा. तो दैट मीन्स वहाँ पे कैपिलरीज, दैट्स वाई यू कैन से दैट you can see here that you have a meshwork of capillaries present there. तो वहाँ पे क्या होता है, जो once the air reaches the alveoli, जब वो इन alveolus में air आपका जाता है, respiration begins with gaseous exchange in the alveoli and pulmonary capillaries. तो वहाँ पे respiration हो जाती है, और जो gaseous वो हो जाता है when your oxygen reaches to the alveoli and capillaries में कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचता है, venous capillaries. सो लास्ट टाइम इसके बारे में मैंने थोड़ा बताया था आपको, द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में नहीं बोला था मैंने. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होती है, यू कैन से वहाँ पे क्या apparatus होता है, हाउ डज दैट एक्सचेंज ऑकर्स, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है. तो mainly two types of cells will be present there. You have 500 million thin walled, as I said, these should be thin walled, because otherwise if they would be thick walled, that gaseous exchange will not occur properly. So you have two types of cells there, type 1 cells and type 2 cells. Type 1 cells are simple squamous epithelium, one cell layer thick hota hai, and these are the main cells through which the gaseous exchange actually occurs. And you have the another type of cells, that is type 2 cells, and these secrete pulmonary surfactant. Surfactant होता है एक secretion होती है that's released by these cells, and that surface properly maintained. That occurs because of these type 2 cells. और macrophages होती है lumen में, and you know what's the function of the macrophages. Macrophages are the cells of the immune system. वो आपके lungs को किसी infection से बचा सकती है. And अगर आप ये space देखोगे, what's the space between the alveolus and capillary है. I'll show you in the bigger picture here. One moment. Yes. If you see here, this is the alveolus, and this is the capillary. This is the another capillary, and you can see the erythrocyte there. Erythrocyte is the RBC. तो अगर आप देखोगे कि स्पेस भी जो होती है, that's very small, that's 0.5 micrometer, capillary and the alveolus. And alveolus की जो ये cells हैं, these are the type 1 alveolar cells, and इन्हीं के थ्रू जो है आपका gases है. And we have the type 2 alveolar cells, those secrete the surfactant, and you have the macrophage present, alveolar macrophage, that have that immune function, और वो आपको किसी infection से बचाएंगी. You have rest of the things जो present होंगे elastin fibers, because you know that the lungs are very elastic in nature, उनमें elasticity बहुत होती है. That's why you are able to take in जब आपके lungs हैं वो बहुत expand होते हैं और फिर contract होते हैं. Elastin fiber should be present in a lot of quantity there. ठीक है.
तो सो दिस वाज अबाउट कि वहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपका एक्चुअल gases mainly occurs between type 1 alveolar cells, and you have macrophages, you have type 2 alveolar cells, you have some monocytes available there. ये interstitial fluid है, yeah, and that's all about the membranes present at this site. Okay, now let's talk about कि जो कार्बन डाइऑक्साइड and ऑक्सीजन है, how actually gases occurs there. Gases exchange कैसे होता है mainly? So you have to remember जो gases exchange होता है, that is the that is because of the partial pressure. Partial pressure जैसे हम concentration की बात करते हैं, similarly आप partial pressure की बात कर सकते हैं. That means if you have higher partial pressure of something, that will move towards the lower partial pressure. लाइक अगर आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहीं जगह पे ज़्यादा है और किसी जगह पे कम है, तो पार्शियल प्रेशर कम से दैट विल मूव फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर. जैसे गैसेस मूव विद देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर. जैसे कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं, कंसंट्रेशन में भी ऐसे ही होता है, जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो वो मूव करती है टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन. आई थिंक दिस वुड बी क्लियर टू एवरी वन. तो यहाँ पे भी जो प्रेशर्स की बात होती है, दे मोर और लेस एक्ट लाइक द सेम एज दैट ऑफ द कंसंट्रेशन. तो अगर आप देखोगे, हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं. लेट्स फोकस ऑन दिस पार्ट फर्स्ट. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यू हैव टू रिमेंबर दोज प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर्स. आप याद रखोगे कहाँ किस जगह पे कितना पार्शियल प्रेशर है. Okay, now let's talk about the inspired air. You know, the inspired air is the air which we take in. तो हम जो inspired air लेते हैं, में जो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है, that is 160 जो होता है पार्शियल प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.3. तो अगर आप देखोगे, हमारा जो वेनस ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दैट इज 40 होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो व्हाट विल हैपन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द अल्वियोलाई इज 104. जब ये अल्वियोले में आता है, तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर इसका 104 है. तो जब पार्शियल प्रेशर बाहर ज़्यादा है, व्हाट विल हैपन, द ऑक्सीजन विल रश टू द वेन्स, कैपिलरीज. जो कैपिलरीज आपकी हो अल्वियोल के पास, उसमें जो ऑक्सीजन की वेनस कैपिलरीज में कंसंट्रेशन कितनी होगी, इट विल बी 40 mmHg. तो यहाँ पे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर है, तो ऑक्सीजन विल कम इन दोज कैपिलरीज. व्हाट विल हैपन आफ्टर देन, कुछ टाइम के बाद इट विल इक्विलिब्रेट. यानी पहले ही जो आपका प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं होगा, इट विल इंक्रीज आफ्टर सम टाइम व्हेन द ऑक्सीजन विल रश इन. जब ऑक्सीजन अंदर आएगा, तो कुछ देर के बाद ये इक्विलिब्रेट हो जाएगा विद द एक्सटर्नल प्रेशर. देन इट्स प्रेशर विल कम टूवर्ड्स द 100 की जगह आ जाएगा. यू कैन सी, आप देखोगे बहुत सारी बुक्स में कि दिस पार्शियल प्रेशर विल बी रिटन एज 100. बहुत जगह आप देखोगे 100 लिखा होता है, बट द एक्चुअल पार्शियल प्रेशर इज 104. बट 100 याद रखना ज़्यादा आसान है. एंड अगर आप 100 भी लिखते हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. 100 कैन सी इन मैनी बुक्स, वहाँ पे 100 लिखा होगा. तो अब क्या होगा, योर पार्शियल प्रेशर आफ्टर सम टाइम, व्हाट विल हैपन टू द पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर आपका जो है 104 बन जाएगा, जैसे है इस साइड में. पार्शियल प्रेशर आफ्टर द इक्विलिब्रेशन
क्या हो जाएगा 104 इस ब्लड में भी बन जाएगा प्रेशर. Then after what will happen, it will go to the left part of your heart. हार्ट के लेफ्ट साइड में जाएगा. आपको यू नो दैट कि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है थ्रू विच वेन. इसका नाम अपोजिट होता है, तो हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन, तो बोलेंगे हम पल्मोनरी आर्टरी. आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा. तो थ्रू पल्मोनरी वेन आप कह सकते हो कि पहुंच जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट हार्ट में पहुंच जाएगा. लेकिन इन द मीन टाइम आप देख रहे हो कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो ड्रॉप हो रहा है. कैन एनीबॉडी टेल मी अमंग यू, लेट मी चेक योर नॉलेज, व्हाई विल दिस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज हियर? व्हाई, अगर यहाँ पे 104 हो गई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये रिड्यूस कैसे हो गया? व्हाट विल हैपन टू दिस? it would have been same like that of 104. तो यहाँ पे भी 104 होना चाहिए था, but it's 95. Can you tell me why? Okay, let me tell you why this oxygen pressure decreases here. Because you know जो lungs का अपना सिस्टम होगा, यानी अपना जो ब्लड फ्लो होगा लंग्स का, वो यहाँ पे ड्रेन हो जाता है इस वाली पल्मोनरी वेन में ड्रेन हो जाता है वो वाला ब्लड, और वो अभी ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उसकी वजह से वो मिक्स हो जाता है इसके और उसकी वजह से जो है वहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन. उसको हम ब्रोंकियल सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी जो लंग्स की अपनी सर्कुलेशन ब्लड की, वो वहाँ पे ड्रेन हो जाती है. वो ब्लड इसमें ड्रेन हो जाता है क्योंकि वो अभी ऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ होता है. सो दैट शुड बी सर्कुलेटेड, क्योंकि जो लंग है आपका उसको भी सर्कुलेशन की ज़रूरत है, उसको भी ब्लड की ज़रूरत है, उसमें भी सेल्स प्रेजेंट है, वहाँ पे भी गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए. तो वहाँ का जो ब्लड है वो यहाँ पे ड्रेन हो जाता है तो उसकी वजह से वो डीऑक्सीजनेटेड होता है टू सम एक्सटेंट. तो जब वो इसके साथ मिल जाता है, दिस concentration decrease 95. So that's why this concentration decrease here. I hope you will keep that in mind. Okay, उसके बाद क्या होता है? Now what will happen? हार्ट, लेफ्ट हार्ट, यू नो, जो यहाँ से ब्लड आएगा वो पहले लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, देन इट विल गो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, देन उसको पंप करेगा, एंड आफ्टर देन इट विल गो टू द सिस्टम. उसके बाद ये बॉडी पार्ट्स को सारा ब्लड देगा. यानी लेफ्ट हार्ट आपका ब्लड पंप करता है, जो आपकी सारी बॉडी में चला जाता है. और वहाँ पे क्या होगा नाउ, यू विल हैव द ब्लड, एंड उस ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी 95, एंड यू हैव टू रिमेंबर जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड होगा वहाँ पे 40 होगा 40. नाउ व्हाट विल हैपन, अब टिश्यू की बात करेंगे. यहाँ पे टिश्यू में क्या होगा? अब टिश्यू में अगर आप देखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी 46, और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर 95 होगा, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है. तो व्हाट विल हैपन दैट पार्शियल प्रेशर दैट ऑक्सीजन विल गो इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी सेल्स के बीच में भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वी कॉल दैट एज इंटरस्टिशियल. पहले यानी आपका जो ऑक्सीजन है वो सीधे नहीं सेल्स में चला जाएगा, पहले वो उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाएगा. इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से फिर वो चला जाएगा, दैट वहाँ पे भी थोड़ा ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, देन इट विल गो टू योर टिश्यूज और इन सेल्स, और उसके बाद सेल्स में चला जाएगा, एंड सेल्स विल टेक अप दैट ऑक्सीजन. नाउ व्हाट विल हैपन,
इन सेल्स अगर आप यहाँ पे देखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी 46 हम यूजुअली बोलते हैं सेल्स में होता है, बट व्हेन इट कम्स टू द इंटेस्टाइन थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है एंड इट विल रिमेन 45। उसके बाद 45 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी वेन्स में चला जाता है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी इसको बोलते हैं, दीज आर वेन्स हेयर, यहाँ पे आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ये कैपिलरीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चला जाएगा बिकॉज जो concentration of carbon dioxide will be more here, it's 46 in case of tissue, और जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाएगा वहाँ पे 45 हो जाएगी, और नाउ इट विल बी 45 here। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 इन एयर, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि ये बट ऑब्वियस है जब टिश्यूज़ यूज़ करेंगे ऑक्सीजन को, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी टिश्यू में, तो टिश्यूज़ में से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाएगा इन योर कैपलरीज में चला जाएगा टू योर राइट पार्ट ऑफ योर हार्ट, पहले राइट ऑरिकल में, देन वेंट्रिकल में चला जाएगा, वेंट्रिकल पंप करेगा, then it will go again to the lungs। now यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, इट विल बी 45। तो 45, लेकिन आपको या पता होनी चाहिए कि जो लंग्स में है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 40 है, तो पार्शियल प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर आपकी कैपिलरीज में ज़्यादा है। तो कैपिलरी से क्या होगा, या वेन से ये बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। तो दिस वे दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स बिटवीन द टिश्यूज। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है कि अगर आप देखोगे पार्शियल प्रेशर दिखा रहा है यहाँ पे विल बी 104 एक्चुअल, बट अगर आप 100 भी लिखते हो, आई वोंट माइंड ड्यूरिंग योर टेस्ट, जब आपका एग्ज़ाम होगा राइट 100, दैट्स ओके, और कोई 104 लिखेगा, दैट्स ओके। तो यहाँ पे मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से कि हाउ एक्ट गैसेस ऑकर्स, और कैसे होगा। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक विल स्टॉप हियर।